हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक के स्टूडेंट के लिए, या फिर आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में मैथ्स रखे हैं या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में आपका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, और अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज के इस क्लासेस में आपको हेडिंग दिख रहा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ थ्योरम्स भी समझेंगे, कुछ डेफिनेशन भी समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग उधर भी जाएंगे। क्या कहता है? A die is rolled. A die is rolled if the outcome is an odd number. एक डाई को हम रोल किए और उसका आउटकम अगर ऑड नंबर आ रहा है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, उसका आउटकम एक ऑड नंबर आ रहा है। मेरे को पता चल गया, डाई को रोल किए और उसका आउटकम क्या आ रहा है? ऑड नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम? डाई को रोल किए, ठीक है, डाई को रोल करने के बाद इसका क्या आ चुका है? मान लेते हैं इफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या होगा? 1, 3 और 5 होगा। अब 1, 3, 5 में सर प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर तो 3 और 5 है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक डाई को रोल किए, ठीक है, आप कर दो, एक डाई को रोल किए और आया ऑड नंबर, ऑड नंबर आ चुका है, तो ऑड नंबर कौन कौन सा आ सकता है? तो ऑड नंबर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब ये 1, 3, 5 में हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 3 और 5 का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर 2 एलिमेंट और टोटल एलिमेंट कितना है सर? 3, तो इसका आंसर होना चाहिए 2/3। क्या लिखा हुआ है? 2/3। सॉल्व करना सिखलाएंगे, थोड़ा केवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है और कंडीशनल क्या लग रहा है, वो सारा चीज डेफिनेशन में दिया जाएगा। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर। यहां पे कहता है एक डाई को रोल्ड किया और उसका आउटकम क्या आ गया? इवन नंबर। What is the probability that it is a number greater than 2? 2 से ज्यादा आने का चांसेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? डाई को रोल किए तो 1 से 6 आएगा, जिसमें इवन नंबर आ चुका है। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, अब इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। इवन नंबर 2, 4, 6 होगा। अब इसमें से 2 से अधिक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 2 से अधिक तो 4 और 6 ही हो सकता है। ठीक है सर, तो इसमें कितना एलिमेंट है सर? टोटल इवन नंबर तो 3 है और 4 से अधिक आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है सर, तो 2 है, तो 2/3। क्या ये आंसर है? यस सर है। तो जब हम एक एक्सपेरिमेंट किए और इवेंट को पता हो चुका है कि ये इवन आया है या ऑड आया है,
चलो ऑड आया है, तो ऑड में प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तब यहां पे कहेंगे इस टाइप के प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, हम लोग समझ गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काम कैसे किया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स। याद कीजिए, ऑड नंबर और उसमें प्राइम नंबर। तो यहां पे कहता है ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर हम डाई को फेंके, ऑड नंबर आया, तो उस ऑड में प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर डाई को फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है सर। कहता है लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएट विथ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी where probability of b is not equal to 0 is defined as। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का और कंडीशन क्या गिवन है? बी। मतलब प्रोबेबिलिटी आपको प्राइम नंबर का निकालना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो ऑड नंबर आ चुका है। सर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 का निकालना है और कंडीशन क्या है कि वो इवन नंबर आ चुका है। थोड़ा थोड़ा माइंड में जा रहा होगा सर, मेरे को पूरा भरोसा है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब थोड़ा ध्यान देना सर, जब एक डाई को रोल्ड किया गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा सैंपल स्पेस आएगा। सर पहला इवेंट को जो निकालना होगा उसको ए बोलेंगे और जो नहीं निकालना है उसको बी बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये एक सैंपल स्पेस है और क्या आ चुका? ऑड नंबर आ चुका, तो उसको हम बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बी। तो यहां पे लिखेंगे 1 3 और 5। क्या लिख दिए? 1 3 5। जब हम डाई को रोल्ड किए तो मेरे को पता है कि ऑड नंबर आ चुका है। अगर ऑड नंबर आ चुका है तो उसमें प्राइम नंबर क्या होगा? तो दूसरा इवेंट होगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए क्या लिखेंगे? 3 और 5। इस ऑड नंबर में प्राइम नंबर तो यही है। ठीक है, अब आपसे ये फॉर्मूला लगाने के लिए बोला कि आपको इस प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है अंडर द कंडीशन दैट बी में, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन है और दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर प्रोबेबिलिटी जहां पे भी लगता है, प्रोबेबिलिटी जहां पे भी लगता है तो क्या हम उसको लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। मतलब अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितना एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो रेशियो होता है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सेम एज सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस लिख सकते हो सर। ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहां पे बतलाओ इसका रिजल्ट कितना है? तो 2 एलिमेंट है सर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का एलिमेंट कितना है सर? ए इंटरसेक्शन बी का तो 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ बी कितना है सर? 3। तो रिजल्ट कितना हुआ? 2/3। सर प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था? ए का, प्राइम नंबर का। कंडीशन क्या गिवन था सर? बी। तो फॉर्मूला ये होगा। यस सर, समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए ठीक है, यहां पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हुआ। तभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का सोचना सिखलाए थे और अभी थोड़ा डिफरेंट सिखलाने का कोशिश कर रहे, क्योंकि जो आपका मेथड है उस मेथड से ही ना चलना होगा। सबसे पहले ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे,
जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका इंटरसेक्शन करा, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, और जो कंडीशन दिया हुआ है वो इसका सैंपल स्पेस हो गया। क्या हो गया? सैंपल स्पेस। अच्छा, सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन ए में, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी बी का निकाल रहे हो, कंडीशन क्या दिया हुआ है ए, तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखोगे। और हम लोग को जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, ये दोनों ही आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है सर। तो अगर आपसे कोई पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ए, तो आप समझना कि जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा रिजल्ट आ सकता था, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वहां सिर्फ ऑड नंबर का बात किया गया है, मतलब उसमें एक कंडीशन डाल दिया है। अब किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? उस कंडीशन में इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ए, और इसका रिजल्ट ये होगा। तो सर अगर ये होगा, यानी कि इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय आपको लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस सर, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो हम अभी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, आने वाला एक्सरसाइज में आपको फिर से दिखेगा ये, मतलब प्रोबेबिलिटी में तो दिखेगा ही, तो इसको सीखना ही चाहिए अच्छा से। सर आप सिखलाएंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दें, आप सीखो, अच्छा से सीखने का कोशिश करो। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कुछ क्या कह सकते हैं, थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, स्किप नहीं करना सर, समझने का कोशिश करना। यहाँ पे क्या कहता है ना, कोई भी क्लासेस, कोई भी टीचर आपका क्लास ले रहा है, तो आप अगर वो टीचर को फॉलो करेंगे, चाहे आपके कॉलेज में कोई पढ़ा रहे होंगे या आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वो आपको बहुत स्पेशल चीज सिखला देंगे। और प्लस ये वीडियो तो आपके पास है ना सर। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है, थ्योरम नंबर 1, लेट ए एंड बी बी इवेंट्स। ए और बी क्या है? इवेंट्स है ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। एक सैंपल स्पेस एस का ये ए और बी क्या है? इवेंट है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? सैंपल स्पेस का अंडर द कंडीशन दैट बी, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा इसके रिजल्ट के बराबर होगा और ये 1 के बराबर होगा। सर यहां पे देखना, ये एस है, एस में हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, बी क्या था सर? ऑड नंबर, 1 3 5। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि एस प्रोबेबिलिटी निकालना है एस का अंडर द कंडीशन दैट बी, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होगा। ठीक है सर, अब एस इंटरसेक्शन बी, ये और इसका इंटरसेक्शन करा जाएगा, तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है, इसके अंदर जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट तो एस में है। तो सर अगर आप करेंगे एस इंटरसेक्शन बी, अगर एस को बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या ये बी के बराबर होगा? क्या ये बी के बराबर होगा? सेट बी के बराबर होगा? होगा सर। कैसे? तो देखो सर, 1 दोनों में है, ठीक है, 3 दोनों में है, ठीक है, 5 दोनों में है, और यही क्या सेट बी है? यस सर, यही सेट बी है। यानी कि जब भी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस का किसी कंडीशन पे निकालेंगे तो इसका रिजल्ट 1 होगा, वो बतलाना चाहते हैं। अब बतलाओ इसमें कितना एलिमेंट है? सर पी को अगर हम हटा देंगे ना, तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, और यहां पे भी नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा। सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
आप बतलाओ ना सर, एस इंटरसेक्शन बी को क्या हम बी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं? यस सर, और ये इससे कैंसिल हुआ, यानी कि रिजल्ट कितना होगा 1। तो यहां पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वी नो दैट, अगर हमको प्रोबेबिलिटी एस अंडर द कंडीशन दैट बी निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हम जानते हैं कि सिंस एस इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, बी के बराबर होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी बी कैंसिल, तो कितना हुआ 1। ऑल्सो अब हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड अंडर द कंडीशन दैट बी निकालना है, बी का प्रोबेबिलिटी निकालना और कंडीशन भी सेम है, तब भी इसका रिजल्ट 1 होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी लिखेंगे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही इतना लिखे तो इसका जो रिजल्ट होगा ना सर, इसका रिजल्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। कैसे, मान लेते हैं एक सेट है m और वो सेट के अंदर में है 1 5 7, और अगर हम m का इंटरसेक्शन m के साथ करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 5 7 इतना ही आएगा। और क्या हम इस पूरे टर्म को m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, यानी कि अगर हम m को इंटरसेक्शन m के साथ करें तो वो m के बराबर ही होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिखेंगे, ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 1। ये s का मतलब क्या समझ रहे हैं, कोई ऐसा ही कोई सेट नहीं है, ये s हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अंडर द कंडीशन एक इवेंट तो रिजल्ट 1 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू भी 1 होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया ये थ्योरम? यस सर, आप समझाओगे थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। यहां पे थ्योरम नंबर 2, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, जहां पे ए और बी दो इवेंट्स है ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, and let E be an event such that probability of E is not equal to 0, and let E be an event, E भी एक इवेंट है जो किसके बराबर नहीं है, probability of E is not equal to 0। अब यहां पे probability किसका निकालना है सर, probability of A यूनियन B का निकालना है। सर A यूनियन B एक सेट होगा, उस सेट का, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है अंडर द कंडीशन दैट E, ठीक है सर। सर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं और कंडीशन लगा है, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं सर, इस पूरे टर्म को आपको लिखना होगा A यूनियन B फिर इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है सर, इतना तो लिख दिए। और हम लोग जानते हैं सर कि ये जो यूनियन है और ये ई है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर आप क्लासेस का कंटिन्यूटी बना करके रखे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। कहने का मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई है, तो हम इंटरसेक्शन को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब आप ये मत समझना कि हम मल्टीप्लीकेशन सिखला रहे हैं, मतलब इसको हम इसके पास ले सकते हैं और यूनियन लिख सकते हैं। कैसे सर, देखो ए यूनियन बी, यहां पे क्या है सर, इंटरसेक्शन ई है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है सर, बीच में यूनियन लिखेंगे और बी इंटरसेक्शन ई, क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ई, बस उतना लिख दिए। तो हम अगर हम इस पूरे टर्म में प्रोबेबिलिटी लिखे और ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ई, और यहां पे यूनियन हो जाएगा और ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है सर। और यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन प्रोबेबिलिटी यहां पे है। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कभी आएगा
और ये ए और बी कोई भी दो इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बात नहीं कर रहे, कोई भी इवेंट है, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं क्या? यस सर, ऐसा सीखे हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना, फिर यूनियन है और इतना, तो ये एक इवेंट है और ये एक इवेंट है। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दें तो यानी कि ये क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है सर। और जब इतना हुआ तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ई, तो बी तो उड़ जाएगा, मतलब दो में एक बी बचेगा और यहाँ पे ई लिखेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सर इतना समझ में आया? ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई समझ में आया? यस सर। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई समझ में आया? यस सर। इतना समझ में आया। इतना समझने के बाद अगर हम इस पूरे टर्म को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिवाइड कर दें, क्यों सर? क्योंकि यहां पे डिवाइडेड बाय क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो सर यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा और यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, सब जगह पे हो जाएगा, बांटना होगा सर। मतलब हम यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सर यहां पे आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सर यहां पे आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है सर। जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इतना लिखे, इतना इंटरसेक्शन इतना याद करना ना सर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी लिखा हुआ रहता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ दिखा तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय इतना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट ई, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ई, और यहाँ पे माइनस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई अंडर द कंडीशन दैट ई। मतलब अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ए यूनियन बी का अंडर द कंडीशन दैट ई में, कोई अनदर इवेंट में, तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट ई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ई, फिर ये दोनों का, तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई अंडर द कंडीशन दैट, यही फॉर्मूला बोला है। कभी जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इसका कॉरेलरी क्या है, कहता है ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है मतलब इसका दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5, अगर ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
अंडर द कंडीशन दैट ई का रिजल्ट क्या हो? सर इसका रिजल्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट ई, पहले ए के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ई, और इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा और कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा तो वहां पे जीरो, और नंबर ऑफ एस मतलब क्या होगा? जीरो, यानी कि इतना डिवाइडेड बाई जीरो मतलब जीरो ही हो जाएगा। यानी कि अगर फाई है मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इंटरसेक्शन उसका क्या होगा? फाई हुआ। मान लेते इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ, और उसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर में तो जीरो रखेंगे ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऐसा सीखे थे क्या हम लोग? यस सर, वैसा सीखे थे। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो, यानी कि आने वाला टर्म में क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, कब? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। थ्योरम नंबर 3। सर आप बहुत सारा थ्योरम बतलाते हैं। सर थ्योरम पता नहीं, मेरे को लगता है कि बतलाना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी, और मेरे को लगता है कि मेरे जैसा जो स्टूडेंट होगा उसको थ्योरम समझने में ज्यादा मजा आता होगा, स्किप करना नहीं चाहता होगा। क्वेश्चन तो कोई भी बनाना सिखला देंगे, और बनाते भी है, बहुत सारे टीचर्स थ्योरम भी सिखलाते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। आने वाला समय में बायस थ्योरम है, और जो जो थ्योरम है आएगा, और एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कहता है फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैंपल स्पेस। कहता है एनी इवेंट है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, और सैंपल स्पेस क्या है? एस। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, इसका फॉर्मूला ये होगा। कैसे? हम जानते हैं कि अगर एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ये एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, इसका एक इवेंट ए है, ए में क्या लिखा हुआ है? 1, 2। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? एस माइनस ए, एस डिफरेंस ऑफ ए। तो सेट ए में इतना एलिमेंट है, ए में इतना एलिमेंट है, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेट ए में है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं है। अगर ये 1 2 इसमें है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 3 4 5 6। क्लास 11th में सेट्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। हम ये मान करके चलेंगे कि थोड़ा बहुत आप सेट जानते हैं। अब यहां पे क्या है? ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जब हम ये दोनों का यूनियन करेंगे तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट को अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखते हैं। क्या ये हमारा एस के बराबर है? यस सर। अगर किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है? एस के बराबर हो जाता है। एक और चीज बतलाओ सर, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? 5, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है इसमें नहीं मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। क्या इतना समझ में आया? यस सर, समझ में आया। तो अब हमारे पास क्या था? ए और बी दो इवेंट्स हैं एक सैंपल स्पेस में, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का बात कर दिया। ठीक है ना? तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? एस होता है। ठीक है, और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमारा 5 होगा, और इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना पड़े तो वो 0 के बराबर होगा। याद रखना सर, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, ठीक है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का अंडर द कंडीशन दैट बी, तो क्या ये हमारा एस होगा? यस सर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा अंडर द कंडीशन दैट बी।
और अगर S यहाँ पे हुआ और यहाँ पे B हुआ तो इसका रिजल्ट 1 होगा। अभी हम लोग प्रूफ करके आए कुछ दिन पहले। यस सर, हम लोग प्रूफ करके आए। अब मेरे को बतलाएं, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे आएगा, यूनियन है ना, अंडर द कंडीशन दैट बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, फिर बाकी में जो निगेटिव होगा ना, माइनस इतना इतना इतना, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे कहाँ ढूंढ पाएगा, तो वहां पे भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बतलाओ ना सर कि इस पूरे टर्म के जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो यहां पे क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी। हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था। तो अगर ये पूछ रहा है तो इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ ना सर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, 1 माइनस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी। अगर ये ऐसा है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटाए तो यहां पे 1 माइनस इतना हुआ क्या, सेम। तो सर यहां पे कहता है, अरे भाई साहब, तो ये फॉर्मूला कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, आपके कॉलेज में भी टीचर्स यूज करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और एक क्लास लेंगे, फिर कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और शायद उसके बाद बायस थ्योरम में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।